ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर और एसएमपीएस में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ट्रांसफार्मर और कैसे एसएमपीएस काम करती है। देखिए, एसएमपीएस को समझने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक बेसिक होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के विषय में कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। देखिए, ये हमारे पास है एक ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर इस तरह से कुछ बना हुआ है जिसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल होती है इस तरह से, और ये इसमें आयरन कोर्स होती हैं, और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल होती है। यहाँ पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी को कुछ इस तरीके से समझेंगे कि जो रेड वायर वाली कॉइल है, ये वाली कॉइल, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, और ये ब्लू वायर वाली जिसमें से ब्लैक वायर्स निकले हुए हैं, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। अगर हम देखें तो प्राइमरी कॉइल पर, जो प्राइमरी कॉइल है रेड वायर वाली, इस पर हम डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी देते हैं। अब ट्रांसफार्मर से वोल्टेज की आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम किसी ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट एसी की सप्लाई देते हैं, तब उससे जो हमें आउटपुट मिलती है वो भी हमें एसी में ही मिलती है, वो हमें डीसी नहीं मिलती है। उसको हम डायोड लगा करके डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमें रेक्टिफायर बनाना होता है। अब रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर होता है एक डायोड के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, जो कि एक रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है, जो डायोड से बनता है। अब इसमें क्या होता है कि जो रेक्टिफायर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव, और तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। 3 प्रकार के रेक्टिफायर्स होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। अब इस ट्रांसफार्मर में हम केवल पहले और तीसरे रेक्टिफायर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम फुल वेव रेक्टिफायर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस वजह से, और फुल वेव रेक्टिफायर का प्रयोग कहां पर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यदि हमारे पास इस प्रकार का कोई ट्रांसफार्मर है और उसमें हमें एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? यही मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये आउटपुट के वायर्स हैं। अब यदि इन वायर से मुझे डीसी लेनी है, इस ट्रांसफार्मर से मुझे डीसी लेनी है, तो मुझे क्या करना होगा? इसमें मैं सबसे पहले एक हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकता हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या करना होगा? इस प्रकार से मुझे एक डायोड लगाना होगा। इस वायर को डायोड के इस सिरे पे हम लगाएंगे। दूसरा जो वायर होगा ये डायरेक्ट इस तरह से जाएगा, और यहां पर एक कंडेंसर लगेगा। कंडेंसर का पॉजिटिव सिरा यहां पर होगा और नेगेटिव सिरा यहां पर होगा। अब मान के चलते हैं कि ये हमारा ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट की आउटपुट अगर दे रहा है, तो हमें यहां पर 12 वोल्ट डीसी मिल जाएगी। ये हुआ हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके अलावा हम इसमें ब्रिज रेक्टिफायर का भी यूज कर सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर का हम प्रयोग कैसे करेंगे, मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा देता हूं। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हमने क्या किया है, 2 डायोड हमारे इस प्रकार से लगेंगे। हमें ब्रिज बनाना है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रिज। ब्रिज इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमें एक डायोड का ब्रिज बनाना पड़ेगा। जब हम डायोड का ब्रिज बनाएंगे तो 4 डायोड का उसमें हम प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये 4 डायोड का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा
ये जो हमारा वायर होगा, ये वायर हमारा इस प्रकार से आएगा और ये यहाँ पर लगेगा ब्रिज रेक्टिफायर में, और ये वाला जो वायर होगा ये इस प्रकार से आएगा और ये यहाँ जुड़ेगा। अब जो हमें आउटपुट मिलेगी 12 वोल्ट की, ये हमें इस वाले वायर को, इस वाले कनेक्शन को हम इस प्रकार से लाएंगे, तो ये हमारा नेगेटिव होगा और ये डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है, दोनों डायोड आगे वाले जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हम एक फिल्टर कंडेंसर लगाएंगे, इसमें फिल्टर कंडेंसर को लगा करके हम प्लस और माइनस यहाँ पर लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी मिल जाएगी, जो कि हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा मिल रही होगी। तो ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर और ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर हमने जाना कि किसी ट्रांसफार्मर से आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं। उसकी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए हमें कंडेंसर का प्रयोग करना होता है। यदि हम कंडेंसर का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो डीसी सप्लाई हमें आउटपुट में मिलती है वो प्योर डीसी नहीं होगी। कंडेंसर लगाने के बाद ही इसे हम प्योर बना सकते हैं। कंडेंसर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कंडेंसर की वैल्यू, अगर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप 1000 MFT और 16 वोल्ट का कंडेंसर आपको प्रयोग करना होगा। 16 वोल्ट से कम का कंडेंसर आप प्रयोग ना करें, वरना वो खराब हो जाएगा। 25 वोल्ट हो जाए, 50 वोल्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 16 वोल्ट से कम का नहीं चलेगा। माइक्रोफैरड 1000 से भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, 2200 माइक्रोफैरड कर सकते हैं, 2500 माइक्रोफैरड कर सकते हैं, 3000 MFT कर सकते हैं, या फिर 670 MFT का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हम ट्रांसफार्मर का जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल में जो वायर होता है वो बहुत ही पतला वायर होता है, जिसके कुछ हजार टर्न्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, जिससे कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके, उत्पन्न हो सके। उसके बाद सेकेंडरी से आउटपुट लेने के लिए हमें मोटा तार यूज करना होता है और उसके टर्न्स इसके ऊपर लगाए जाते हैं। और टर्न्स लगाने के बाद में वो पहले से ही निश्चित होता है कि कितने टर्न्स के बाद हमें कितने वोल्टेज की आउटपुट मिलेगी। इसके अलावा देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें 2 तार प्राइमरी के हैं और 2 तार सेकेंडरी के हैं। लेकिन यदि हमारे पास ट्रांसफार्मर होगा कुछ इस प्रकार का, जिसकी प्राइमरी में 2 वायर्स होंगे और सेकेंडरी में 3 वायर्स होंगे, तब हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे? क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा कि हमने एक ही डायोड यूज किया है, ब्रिज रेक्टिफायर में हमने ब्रिज बनाया। अब 3 तारों को यूज करने के लिए देखिए, हम यहाँ पर 3 तार के साथ बात यह होती है कि हम यहाँ पर हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर तीनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रयोग करने का तरीका अलग होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब हम इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, तब हम इस ट्रांसफार्मर को उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर 606 वोल्टेज का है। 606, हम पहले मैं आपको 606 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। 606, इसको हम मानेंगे 6, इसको हम मानेंगे 0, इसको हम मानेंगे 6। अब 6 वोल्ट अगर 606, इसका अर्थ यह है कि हम यहाँ पर 6 वोल्ट की भी सप्लाई ले सकते हैं, इन दोनों का प्रयोग करके 6 वोल्ट, या फिर इन दोनों का प्रयोग करके 6 वोल्ट, या फिर इन दोनों का प्रयोग करके 12 वोल्ट। जी हाँ, हम इसमें 6 वोल्ट या 12 वोल्ट कोई भी सप्लाई ले सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। ये हमें डिसाइड करना है या हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हमें कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो ट्रांसफार्मर होता है, सबसे ज़्यादा इसमें जो यूज़ होता है वो होता है फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें 2 डायोड चाहिए होते हैं। 2 डायोड में क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायोड इस प्रकार से लगाएंगे, एक डायोड हम यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे। इन दोनों के आगे के जो सिरे हैं इनको जोड़ देंगे, इसको एनोड कहा जाता है,
और इसको कैथोड कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम डायोड में क्या होता है कि एनोड में सप्लाई देते हैं, कैथोड से सप्लाई निकलती है। ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट को हम सीधा लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा। यहाँ पर हम एक फिल्टर कंडेंसर लगाएंगे और ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा। 6 वोल्ट डीसी मिल जाएगी। 6 वोल्ट इस वजह से मिलेगी क्योंकि हमने ये सिरा और ये सिरा 6 और 6 वाले को मिला दिया है, तो ये 6 वोल्ट हो गए हैं। और सेंटर वाला जो पॉइंट है जीरो वाला, इसको हमने न्यूट्रल रखा है, तो इसलिए हमें 6 वोल्ट डीसी की आउटपुट यहाँ पे मिलेगी। अब अगर हम इसमें 12 वोल्ट की आउटपुट लेना चाहते हैं तो 12 वोल्ट की आउटपुट हम 12 वोल्ट की आउटपुट के लिए हम इसमें सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर इसको बना सकते हैं या ब्रिज रेक्टिफायर इसमें बना सकते हैं। हाफ वेव के लिए हमें सिंपली एक डायोड लेना है यहाँ पर, और ये सिरा डायरेक्ट रहेगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। फिल्टर कंडेंसर लगा देंगे इस प्रकार से, ये प्लस हो जाएगा फिल्टर कंडेंसर का और ये माइनस हो जाएगा फिल्टर कंडेंसर का। हमें इसमें 12 वोल्ट डीसी यहाँ पर मिलेगी। इस वाले पॉइंट का हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है। हाफ वेव रेक्टिफायर अगर हम नहीं बना रहे हैं तो हमें इस वाले पॉइंट का यूज़ नहीं करना है। हम इसमें सीधे 12 वोल्ट भी ले सकते हैं, हमें इससे डायरेक्टली 12 वोल्ट की डीसी मिल जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर से। और ब्रिज रेक्टिफायर मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए इसमें हमें इस प्रकार से एक ब्रिज बनाना होगा डायोड्स का, इस प्रकार से। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहां से इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, आपस में इन्हें जोड़ेंगे और ये हमारी नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। एक फिल्टर कंडेंसर हम यहाँ पे लगाएंगे, प्लस माइनस, और हमें 12 वोल्ट डीसी यहाँ से मिल जाएगी। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये इस प्रकार से काम करता है, ये हमने जान लिया है। बहुत ही सिंपल है। ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर आप यूज़ करना समझ चुके होंगे इस वीडियो में। अब हम आते हैं कि हमारा जो एसएमपीएस सर्किट होता है इस प्रकार का, वो कैसे काम करता है। ट्रांसफार्मर में जैसा हमने समझा कि एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक इसमें सेकेंडरी कॉइल होती है। इस प्रकार से मैग्नेटिज्म इसमें आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आती है जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इस प्रकार का, इसकी कार्यप्रणाली बहुत डिफरेंट होती है, एक ट्रांसफार्मर से बहुत अलग होती है। पहले मैंने आपको ट्रांसफार्मर इसलिए समझा है कि आप डीसी को समझ सकें, डीसी कैसे काम करती है, एसी कैसे काम करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर से हमें एसी सप्लाई ही मिलेगी, डीसी नहीं मिलती है। डीसी हमें रेक्टिफायर लगा करके उसे कन्वर्ट करना पड़ता है एसी को डीसी में, फिर उसे कंडेंसर लगा करके फिल्टर करना पड़ता है प्योर डीसी में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक एसएमपीएस है, एसएमपीएस। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखिए ये हमारे पास एसएमपीएस है। एसएमपीएस का मतलब क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। वो हमारी क्या थी, ट्रांसफार्मर की, नॉर्मल ट्रांसफार्मर की सप्लाई थी। ये हमारे पास ये स्विच मोड पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई में आप देख सकते हैं यहां पर एक रेक्टिफायर बनाया हुआ है, 1 2 3 4 डायोड यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ब्रिज रेक्टिफायर इसको बनाया हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई हुई है, ये एक फ्यूज रेजिस्टेंस है जो कि सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में जब आप 220 वोल्ट एसी यहाँ पर हम देते हैं, इसके बाद यहाँ से एक फिल्टर कंडेंसर लगाया हुआ है। फिल्टर कंडेंसर आप देख सकते हैं। देखिए कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हमें ये नहीं पता चल पाता है, जब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज नहीं होती है,
कि आउटपुट कौन सी है और इनपुट कौन सी है। इनमें से हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर्किट को देख करके। तो बहुत ही आसान तरीका है किसी भी एसएमपीएस की आउटपुट या इनपुट को पता करने का। जब आप उसके कंडेंसर देखेंगे, कंडेंसर देखिएगा, कई बार क्या होता है, इनपुट में भी ब्रिज रेक्टिफायर होता है और आउटपुट में भी ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ऐसा भी होता है। तो उस प्रकार की सप्लाई में, या फिर इसमें देखिए, इसमें ये एक ही ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा रखा है आउटपुट में। तो ये क्या है, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ पे बनाया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट आ रही है, हाफ वेव रेक्टिफायर बना हुआ है, और यहाँ पर फिल्टर कंडेंसर लगाया हुआ है, और यहाँ से हमें आउटपुट सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं चल पाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें बहुत ही आसान तरीका है इसे समझने का कि कहाँ से इनपुट देनी है और कहाँ से आउटपुट लेनी है। कंडेंसर को देखें, कंडेंसर पर वोल्टेज होते हैं लिखे हुए, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कंडेंसर है, इसमें देखिए 4.7 माइक्रोफैराड इसकी वैल्यू है, और 450 वोल्ट तक का ये कंडेंसर है। 450 वोल्ट का कंडेंसर एसएमपीएस के इनपुट में लगाया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी होती है, और जब उसे डीसी में कन्वर्ट किया जाता है तो वोल्टेज कुछ बढ़ के निकलने लगते हैं। इसलिए इसमें 450 वोल्ट या 400 वोल्ट या फिर 250 वोल्ट के दो कंडेंसर सीरीज में लगाए जाते हैं। इसके अलावा आप इस कंडेंसर को देखिए, इस कंडेंसर में आउटपुट आप देख सकते हैं, इसमें 680 माइक्रोफैराड का कंडेंसर लगा हुआ है, और 10 वोल्ट का एक कंडेंसर है। 10 वोल्ट का कंडेंसर एक इसलिए है क्योंकि ये सर्किट ही कुल जो आउटपुट देता है वो केवल 5 वोल्ट के आउटपुट देता है। 5 वोल्ट के आउटपुट दे रहा है, इसमें 10 वोल्ट का कंडेंसर अगर हम लगाते हैं तो वो खराब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब ये काम कैसे करता है सर्किट, इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर तो है नहीं। अब इसमें क्या होता है कि इस सर्किट में यहाँ पे इनपुट दी जाती है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। अब जो 220 वोल्ट एसी यहाँ पर आएगी, ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है यहाँ पर। इसको सप्लाई देने के लिए डायरेक्टली 220 वोल्ट एसी को यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट होता है उस पर हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार से होता है, और ये यहाँ पे लगती है। रेजिस्टेंस जो होती है वो एक फ्यूज रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का सिंबल मैं आपको दोबारा सही से बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। 10 ओम की आप रेजिस्टेंस इसमें लगा सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ओम से लेकर के 10 ओम तक की रेजिस्टेंस आप इसमें लगा सकते हैं, जो कि फ्यूज को प्रोटेक्ट करेगी और सर्किट को बचा के रखेगी, फ्यूज की तरह काम करके सर्किट को बचाएगी। इसके बाद जब सप्लाई फिल्टर हो जाती है तो सप्लाई जाती है एक ट्रांजिस्टर पर। मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है। इस ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, देखिए, अब ये क्योंकि डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं सर्किट को, डीसी सप्लाई देने में इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट तो नहीं बन रही है। अब इस ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए, इस ट्रांसफार्मर से आउटपुट लेने के लिए एक ट्रांजिस्टर लगाया जाएगा, जो कि इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग सिग्नल भेजेगा, जिससे कि ये स्विचिंग करेगा। जब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग करेगा तो पल्स जनरेट होगी, और पल्स जनरेट होने की वजह से इसमें हमें आउटपुट यहाँ पे मिलने लग जाएगी, जो कि होगी 5 वोल्ट एसी, डीसी नहीं होगी। हमने डीसी सप्लाई में कन्वर्ट बेशक किया है और स्विचिंग भी डीसी से ही कराई है, लेकिन जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें एसी ही मिलेगी, डीसी नहीं मिलेगी। उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे डायोड लगाया है, और डायोड के बाद एक फिल्टर कंडेंसर लगाया है। फिल्टर कंडेंसर में लगने के बाद हमें जो सप्लाई मिलेगी वो 5 वोल्ट डीसी मिलेगी। इसी प्रकार से सर्किट चाहे 12 वोल्ट का हो, 5 वोल्ट का हो, या फिर कोई भी अदर एसएमपीएस सर्किट हो जिससे हमें डीसी आउटपुट लेनी है, सबका प्रोसेस सेम होता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना
कि ट्रांसफार्मर और एसएमपीएस में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और एसएमपीएस सप्लाई कैसे काम करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।